डर के दीवानों के लिए आपका पसंदीदा ऑडियो चैनल हॉरर अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। अगर आप असली हॉरर का अनुभव करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी नई और डरावनी कहानियां सुनने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी डर का मजा लेने के लिए आमंत्रित करें, क्योंकि डर यहाँ शुरू होता है और आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त और इस कहानी का सूत्रधार रंजीत। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बनिए हमारा हमसफर इस डरावनी सफर पर। सुंदरवन के पिशाच। रात लगभग खत्म हो चुकी है। सुबह की रोशनी फूटने वाली ही है। गाइड कान के पास एक परेशान कर देने वाली आवाज में लगातार अपने किसी पुराने बाग देखने की अनुभव की कहानी सुनाए जा रहा है और मैं कैमरे पर नजरें जमाए बैठा हूँ। एक भी मौका मिस नहीं करना चाहता। बाघ अगर नदी पर पानी पीने आए तो मुझे तस्वीरें लेनी ही होगी, लेकिन वो आदमी जैसे कान के पास बकबक किए जा रहा है, ऐसे में ध्यान कैसे लगेगा। सामने उस घास की झाड़ियों के पास कुछ हिला। मैं जल्दी से गाड़ी की तरफ देख उस आदमी को इशारे से चुप रहने को कहा। फिर से पूरा ध्यान कैमरे पर लगाकर बैठ जाता हूँ। घास की झाड़ी थोड़ा थोड़ा हिल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी एक पूरी की पूरी रॉयल बंगाल टाइगर झाड़ियों से बाहर निकल आएगी। लेकिन काफी इंतजार करने के बाद भी कोई बाघ नहीं आया। वैसे मैं कोई पेशेवर फोटोग्राफर नहीं हूँ, इसलिए मशहूर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफरों जैसा धैर्य मुझ में नहीं। हालांकि दोस्तों से लगभग वादा करके आया हूँ कि बाघ की तस्वीर खींचकर ही लाऊंगा। इसी कारण तो रात के होटल के आरामदायक और मुलायम बिस्तर को छोड़ यहाँ लॉन्च पर आकर रात बिता रहा था। जी हाँ, लगभग आधी रात से ही उत्साह में नींद नहीं आई। अंधेरा रहते ही कैमरा लगाकर बैठ गया था, लेकिन जिसके लिए इतना सब कुछ, उसका कोई अता पता ही नहीं। थोड़ा झुंझलाकर कैमरा आंखों से हटाने ही वाला था कि अचानक देखा घास के पत्तों के बीच से खून की एक धारा बह रही है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या बाघ ने अपने शिकार के साथ इंसाफ किया है? उस झाड़ी के पीछे फिर से कैमरा ठीक से लगाया और फोकस करके यह समझने की कोशिश की कि झाड़ी के पीछे आखिर है क्या। और तभी वह भयावह घटना हो गई। मेरे कैमरे के ठीक सामने बिल्कुल लेंस के करीब एक चेहरा उभर आया। एक भयानक चमक से भरा हुआ चेहरा। माथे का एक हिस्सा जैसे किसी ने नोच खाया हो। आंखें बाहर को निकल आई थी। एक कान लगभग गायब था, जैसे किसी ने खींचकर छीन लिया हो। होठों के दोनों किनारों से खून बह रहा था। हाथ में मांस का एक टुकड़ा, जिसे वह दांतों से चीरते हुए मेरी आंखों की ओर देख रहा था और हंस रहा था। डर से मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। अचानक कैमरा मेरे हाथ से फिसलकर पानी में गिर गया। मैं डर के मारे पीछे हट गया। मुझे ऐसा करते देख गाइड ने मुझसे कहा, क्या हुआ बाबू, कैमरा पानी में क्यों फेंक दिया? घास के झाड़ियों से अभी भी खून बह रहा था। मैंने कांपते हुए उंगली से उस ओर इशारा किया। गाइड, जो बाघ की बातों में इतना व्यस्त था, उस खून की धारा पर उसकी नजर ही नहीं गई थी। लेकिन जैसे ही उसने देखा, वह जोर से चिल्लाया, नाव घुमाओ, नाव घुमाओ, सर्वनाश हो गया, नाव घुमाओ, पिशाच, पिशाच। बाघ नहीं, यह जंगल का पिशाच है। क्षण भर में नाव के अंदर मानो कोहराम मच गया। पानी में हाथ डालकर शायद कैमरा अब भी मिल सकता था। किनारों के पास कीचड़ ज्यादा थी। शायद कैमरा वहीं कहीं फंसा होगा, लेकिन कोई उस ओर गया ही नहीं। और मेरी भी ऐसी हालत हो गई कि किसी से यह बात कहने की हिम्मत नहीं हुई, अपने कैमरे की बात भी नहीं। ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी लेकर सुंदरवन घूमने आया था। ओह, और मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ मेरे दोस्त विमल और अशोक भी थे। लेकिन बाघ की तस्वीरें खींचने के चक्कर में मैं अकेला ही आज रात होटल में न रुककर नाव पर आ गया था। दरअसल अगर नाव में ना रहे तो बाघ देखने की उम्मीद छोड़नी ही पड़ती है,
चाहे गाइड नाव लेकर जंगल के भीतर कितना भी घुमाए, उससे ज्यादा से ज्यादा कुछ हिरणों या पानी में मछलियों को कूदते हुए देख सकते हैं। बाघ की दहाड़ तक सुनाई नहीं देती। बाघ देखने के लिए भोर में नाव के अंदर चुपचाप दुबक कर बैठना पड़ता है, और सुबह जब बाघ नदी किनारे पानी पीने आता है तभी तस्वीर खींचनी पड़ती है। लेकिन आज बाघ के बदले मैंने जो देखा उससे अब भी मेरे सीने के अंदर कुछ अजीब सा धड़क रहा था। नाव जब होटल के पास वाली जेटी पर लगा तो गाइड ने मुझसे कहा, भाईजान अब होटल चले, अच्छे से नहा धो ले और मुझ पर दया करिए। जो कपड़े आपने पहने हैं यह सब पोटली बनाकर खाड़ी के पानी में फेंक दीजिए। होटल देखकर शायद थोड़ी हिम्मत आ गई थी। मैंने लंबी सांस लेकर पूछा, वो क्या था रे? और कपड़े क्यों फेंक दूं? धोकर पहन लूंगा। तुम पागल हो क्या? ये सब गंद वंद मुझे कुछ नहीं होता। गाइड ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, गंद सूंघकर ये सही सही आ जाएंगे। ये सुंदरवन जंगल के पिशाच है। आप मांस खाते देख आए हैं ना, आपके कपड़ों की गंध उन्हें खींच लेगी। पिशाच मतलब भूत? भूत ना? ना भाईजान, भूत का बाप, सुंदरवन जंगल का पिशाच। पिशाच मतलब? गाइड ने धीरे धीरे समझाया, बाघ अपने शिकार का आधा खाकर जंगल में छोड़ देता है। जो मरकर जंगल में पड़े रहते हैं वे सुंदरवन जंगल के पिशाच बन जाते हैं। बाबू, उनकी नाक का सूंघने का दम बाघ जैसा होता है। दूर से गंध पकड़कर धीरे धीरे दबे पांव चलते हुए अंधेरे में कूद पड़ते हैं, फिर दबोच कर खून चूस लेते हैं। आपको मालूम है बाबू, जंगल के बाघ लोगों को पहचान लेते हैं। एक बार जिसकी ओर उसकी नजर पड़ गई फिर वो अपनी नजर हटाता नहीं। आज नहीं तो कल गर्दन पर पंजा पर ही जाएगा। गाइड लगातार बोलता गया, फिर अचानक मेरी ओर देखकर बोला, एक दिन के लिए शायद थोड़ा ज्यादा हो रहा है बाबू, इसलिए अब थोड़ा नरम आवाज में कह रहा हूँ। डरने की जरूरत नहीं, बस ये कपड़े खाड़ी के पानी में फेंक दीजिए। मैं हल्के से मुस्कुराया, सिर हिलाया और चल दिया। अपनी परिचित दुनिया में वापस आ जाने पर इंसान को डर कम लगने लगता है। और फिर वो कोई पिशाच है, आधा खाया हुआ शरीर लेकर, अब वो मेरा क्या नुकसान करेगा? हालांकि जब वो अचानक कैमरे के सामने आ गया था तो मैं थोड़ा डर गया था, पर अब अगर फिर से आए तो क्या मैं डरूंगा? मन को जैसे तैसे समझाकर होटल के अंदर गया। अशोक और विमल काफी पहले उठ चुके थे। सामने लॉन में दोनों बेत की कुर्सियों पर बैठे थे। मुझे देखकर हाथ हिलाया। मैंने भी इशारे से समझाया कि नहाकर आता हूँ। अभी मन के अंदर थोड़ी सी डर की परत बाकी थी। अगर इस हालत में दोस्तों के सामने जाता तो पकड़ा जाता और फिर सवालों की बौछार होती। इससे अच्छा यही था कि पहले नहा लूं, कपड़े पानी में डुबोकर अच्छे से धो डाले और बरामदे में सूखने डाल दिए। फिर दोस्तों के साथ नाश्ते के लिए गया। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो रहा था। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लग रहा था, नहीं तो अशोक की नजरों में जरूर कुछ पड़ता। बस बीच बीच में मेरे कैमरे की याद में मन बेचैन हो जाता। विमल ने नाश्ते के दौरान पूछ ही लिया, क्या रे, क्या तस्वीर खींची, दिखा तो। बाघ मिला? नहीं रे भाई, बाघ नहीं मिला। ये तो तेरे चेहरे से ही लग रहा है। बाघ देखकर आता तो क्या इतना चुपचाप कचौड़ी खाता? बाघ का सिर, पूंछ और यहाँ तक कि प्राइवेट पार्ट्स का भी वर्णन कर देता। पर कुछ तो तस्वीर खींची होगी, वो तो दिखा। क्या जवाब दूं समझ नहीं पा रहा था। मेरे महंगे कैमरे को खाड़ी के पानी में छोड़ आया हूँ। ये सुनते ही वे लोग मुझे पकड़े बिना नहीं छोड़ेंगे, और तब तो सब बताना ही पड़ेगा। फिर उस पिशाच की कहानी सुनकर वो मुझे पागल कहेंगे या बेवकूफ, या शायद वो भी मेरी तरह डर जाएंगे। ये मैं नहीं समझ पा रहा था। फिलहाल बात को टालने के लिए मुस्कुराकर बोला, उफ, ये हींग की कचौड़ी कमाल की है। चल मैं एक दो और लेकर आता हूँ। हाँ, इन होटल के कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट का यही नियम है। जितना खा सकते हो भर लो, ताकि आराम से लंच स्किप किया जा सके। प्लेट में 2 हींग की कचौड़ी रखी, डबल एग ऑमलेट फ्राई करने का ऑर्डर दिया। तभी देखा
एक आदमी अंदर आया, बरमूडा पहने हुए, खाकी जैकेट ओढ़े, शरीर भारी भरकम। उसकी बरमूडा जैकेट या भारी कद पर मेरी नजर नहीं थी। मेरा ध्यान उसकी गर्दन पर लग के कैमरे पर था। उसकी गर्दन में भी बिल्कुल मेरे जैसा एक निकॉन का कैमरा झूल रहा था। निकॉन हर साल ऐसे लाखों कैमरे बनाता है, पर अपनी चीज के प्रति इंसान का एक अलग लगाव होता है। इसलिए कह सकता हूं कि यह कैमरा मेरा है, लेकिन ये बात सीधा पूछ नहीं सकता। हो सकता है कि कैमरा खोने के कारण मुझे ऐसा लग रहा हो कि ये मेरा ही है। वह सज्जन सीधे चिकन सॉसेज के काउंटर की तरफ चले गए। मैं भी उनके पीछे पीछे घूमने लगा, इस उम्मीद में कि शायद वह अपने कैमरे को टेबल पर छोड़कर खाने का कुछ लेने जाए, तब मैं कैमरे को अच्छी तरह से देख पाता। लेकिन सज्जन ने मुझे यह मौका बिल्कुल नहीं दिया। ओलंपिक की गोल्ड मेडल की तरह वह कैमरा उनकी गर्दन में हमेशा टंगा ही रहा। खाने के बाद दोस्तों ने घूमने जाने की बात कही, लेकिन मैं राजी नहीं हुआ, क्योंकि मेरा कैमरा नहीं जाएगा और मैं अकेले घूमने जाऊं, यह तो हो ही नहीं सकता। इसलिए अंगड़ाई लेते हुए मैंने कहा, भाई, रात को बाघ देखने के चक्कर में निकला था, अब बहुत नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रहा हूँ, तुम लोग घूम कर आओ। विमल और बाकी दोस्तों ने मेरी बात का ज्यादा विरोध नहीं किया, क्योंकि मेरी सुबह देर तक सोने की आदत सबको पता थी और रात को बाघ देखने के लिए नींद खराब करना भी सभी को मालूम था। अब खिड़की दरवाजे बंद करके, कमरे को अंधेरा करके बिस्तर पर लेटना मेरा हक बनता है। विमल और बाकी लोग चले गए। मैं भी सोने के लिए लेट गया, सिर के नीचे एक तकिया और एक तकिया सीने में लगाकर आंखें मूंद ली। सच कहूं तो सिर्फ कैमरे के बारे में नहीं, बल्कि वैसे भी नींद बहुत आ रही थी, लेकिन दिमाग में कैमरे, पिशाच और उस डरावने चेहरे की बातें गूंज रही थी। जब तक थोड़ा सोना लूं, तब तक सामान्य महसूस करना मुश्किल लग रहा था। खाने के वक्त ही आंखें झपकने लगी थी। अब ऐसा लगा कि पलके झपकते झपकते ही गहरी नींद आ जाएगी, लेकिन खिड़की दरवाजे बंद करके लेटते ही नींद जैसे टाटा बाय बाय कर चली गई। मैं बस आंखें बंद करके पड़ा रहा, लेकिन नींद बिल्कुल नहीं आई। अजीब सी बेचैनी हो रही थी। आंखें बंद करने पर बस यही महसूस होता कि होटल के पेड़ों की पत्तियों के बीच से खून टपक रहा है। काफी देर तक ऐसा चलता रहा। धीरे धीरे दम घुटने जैसा महसूस होने लगा। नींद तो आई ही नहीं, बल्कि बेचैनी और भी बढ़ गई। अंततः गुस्से में आकर आंखें खोलकर बिस्तर पर बैठ गया और तभी लगा कि ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा हुआ भारी भरकम आदमी मेरे सामने आ खड़ा हुआ है। उसकी गर्दन में वही कैमरा लटक रहा है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और फटी हुई थी और होठों के किनारे से खून बह रहा था। मैं लगभग उछलकर बिस्तर से गिर ही गया था, लेकिन फिर देखा कि वहां कुछ नहीं था। कमरा खाली था। मैं अकेला बैठा था। कमरा थोड़ा अंधेरा था, लेकिन इतना भी नहीं। दरवाजे से थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही थी। बाहर से आती रोशनी कमरे में आकर हल्की सी चमक रही थी, फिर गायब हो जाती थी। मुझे याद आया, मैंने तो दरवाजा बंद किया था, फिर यह खुल कैसे गया? रात हो चुकी थी, कल हमें लौटना था, इसलिए जल्दी जल्दी डिनर करके पैकिंग करनी थी। लेकिन सामान पैक करते करते काफी समय निकल गया। डिनर के बाद भी काफी देर तक बातें चलती रही। हमने कमरे से एक डबल बेड और एक एक्स्ट्रा बेड ले लिया था। एक्स्ट्रा बेड पर अशोक सो रहा था। आधी रात को हल्की सी आवाज सुनाई दी। पहले तो ध्यान नहीं दिया। कल रात नींद नहीं आई थी और सुबह भी ठीक से सो नहीं पाया था, इसलिए इस बार गहरी नींद में था। फिर लगा कि किसी चीज की कच कच आवाज आ रही है और साथ ही कैमरे की फ्लैश जैसा कुछ। बात जब असहनीय हो गई तो हड़बड़ाकर उठ बैठा। दरवाजा खुला था। हवा से बार बार खुल और बंद हो रहा था। बाहर के बरामदे की लाइट मेरे चेहरे पर चमकती, फिर गायब हो जाती।
यही कैमरे की फ्लैश जैसा लग रहा था। विमल पास ही सो रहा था। उसकी हल्की खर्राटों की आवाज सुनाई दे रही थी। गुस्से में बड़बड़ाते हुए उठा और दरवाजा बंद करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन साइड टेबल के पास मुझे किसी के बैठने का आभास हुआ। कमरे की रोशनी कम थी, लेकिन अंदाज से साफ था कि कोई वहां बैठा था। कौन हो सकता है? सोचा अशोक ही होगा। जब विमल सो रहा है तो वही बैठा होगा। मैंने कहा, क्या रे, नींद नहीं आ रही? इस तरह भूतों की तरह क्यों बैठा है? बाहर गया था क्या? दरवाजा बंद नहीं किया? पर जवाब में कोई आवाज नहीं आई। मैंने लाइट जलाई और तब मेरी बात वहीं रुक गई, क्योंकि वहां अशोक नहीं था, बल्कि वही भारी भरकम आदमी बैठा था जो सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर दिखा था। वह कुर्सी पर झूल रहा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और बाहर निकली हुई थी। उसके गर्दन पर मेरा कैमरा झूल रहा था। मैं किसी तरह गला सुखाकर बोला, आप? लेकिन वह आदमी हवा में गायब हो गया और अब अशोक भी कहीं नहीं दिखा। उसके बिस्तर पर देखा, वहां वह नहीं था। वॉशरूम में झांका, वहां भी नहीं। घबराकर बाहर निकला, पर कोई नहीं था। होटल के इस कोने से उस कोने तक भागा, लेकिन अशोक कहीं नहीं मिला। आखिरकार विमल को उठाया। हम दोनों ने मिलकर होटल के गार्ड को जगाया, लेकिन उसने कहा कि उसने किसी को बाहर जाते नहीं देखा। पूरी रात खोजने के बाद भी अशोक का कोई पता नहीं चला। सुबह होने पर थककर हम लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। तभी होटल के मैनेजर गंभीर चेहरे के साथ आए और बोले, जरा यहाँ आइए। उसका हाव भाव देखकर हम कुछ समझ नहीं पा रहे थे। हम हक्के बक्के उसकी ओर देखने लगे। फिर वह बोले, आपका जो दोस्त कल रात से गायब है, उसे खाड़ी के किनारे देखा गया है। वहां लोग इकट्ठा है। वह एक एक शब्द छोड़ छोड़ कर बोल रहे थे। उनकी बातों का मतलब समझ में आ रहा था, लेकिन दिल मानने को तैयार ही नहीं था। हम पागलों की तरह दौड़ पड़े। खाड़ी के किनारे कीचड़ में मुंह के बल गिरे पड़े हैं हमारे प्रिय मित्र अशोक। चेहरा तो नहीं दिख रहा, लेकिन शरीर के गठन से साफ समझ आ रहा था कि ये वही है। कंधे के पास से खून बह रहा है। पीठ और हाथ पर भी किसी ने जैसे बहुत बुरी तरह मांस नोच नोच कर खा लिया है। विमल कांपती आवाज में बड़बड़ाने लगा, ये बाघ का काम है ना? तभी बगल से एक आदमी की आवाज आई, बाघ होता तो खाड़ी के कीचड़ में पंजों के निशान होते। यहाँ कुछ भी नहीं है, ये कुछ और ही है। हमने पीछे मुड़कर देखा तो वो कल वाला गाइड वहां खड़ा था। उसका चेहरा डर से भरा हुआ था। उसकी आवाज ठंडी पड़ चुकी थी। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बोला, गरीबों की बात सुनने का मन नहीं करता है ना? मैंने कहा था कि कपड़े सब खाड़ी के पानी में बहा दीजिए, लेकिन आप लोगों ने वो सब संभाल कर रख दिए। क्यों? सही है ना? उसकी बात सुनकर मेरे दिमाग में बिजली सी कौंध उठी। तभी मैंने गौर किया कि अशोक के खून से सने भयानक शरीर पर मेरा वही शर्ट था जिसे मैंने उस दिन पहना था, जिस दिन मैंने सुंदरवन का पिशाच देखा था। डर के मारे मेरे मुंह से चीख निकल गई। ये तो मेरा शर्ट है। ये अशोक के शरीर पर कैसे आया? विमल ने कहा, कल रात जब तू सो रहा था तो पानी पीते समय अशोक ने तेरा शर्ट गलती से भिगो दिया था। उसने सारे कपड़े पैक कर दिए थे, इसलिए बालकनी से तेरा शर्ट लेकर पहन लिया। लेकिन शर्ट पहनने से इस घटना का क्या लेना देना है? गाइड ने कहा, मैंने कहा था ना सर, सब कपड़े खाड़ी के पानी में बहा दीजिए, पर आप लोगों ने मेरी एक न सुनी। यहाँ से चले जाइए, अब और देरी मत कीजिए। यह जगह आपके लिए सही नहीं है। वो आपको पहचान चुका है, वो आपको नहीं छोड़ेगा। उसकी बात सुनकर विमल ने मेरा कंधा पकड़कर हिलाया और कहा, ये सब क्या कह रहा है? तुझे कौन देख रहा था? कौन तेरा पीछा कर रहा था? आखिर हुआ क्या है? सब कुछ ठीक से बता। मेरे हाथ पांव कांपने लगे। अशोक की खून से सनी लाश
और वो सब बातें दिमाग में घूमने लगी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अशोक अब नहीं रहे। तभी पुलिस आ गई। इंस्पेक्टर के आने के बाद ही लाश को छूने की इजाजत मिली। इंस्पेक्टर ने लाश को सीधा किया। कान के पास से काफी हिस्सा जैसे नोच कर खा लिया गया था, लेकिन चेहरा सलामत था। पहचानने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। इंस्पेक्टर साहब की बातें सुनकर गाइड ने बुदबुदाते हुए कहा, मैंने तो पहले ही कहा था। शर्ट देखकर उसे गलतफहमी हुई कि वो आप है, लेकिन चेहरा देखकर वो समझ गया कि ये आप नहीं है, इसलिए अधूरा छोड़कर चला गया। लेकिन वो दोबारा आएगा। आज ही यहाँ से निकल जाइए। शाम के बाद यहाँ बिल्कुल मत रुकिए। गाइड वहां से चला गया। भीड़ भी धीरे धीरे छटने लगी। अशोक की लाश के पास अब सिर्फ पुलिस वाले थे। मैं खुद को रोक नहीं पाया और इंस्पेक्टर के पास जाकर कहा, सर, ये बाघ का काम है ना? होटल के अंदर से बाघ खींच कर ले गया होगा और ये सब उल्टी सीधी बातें फैला रहे हैं, है ना सर? इंस्पेक्टर मेरी तरफ देखकर बोला, हाँ, बाघ के पाँव में क्या जान नहीं होती? वो क्यों होटल के कमरे में घुसेगा? जंगल के अंदर शहद निकालने वाले रोज रात काटते हैं और बाघ वहां आकर उन्हें खा जाता है। लेकिन जंगल के जानवर अपने इलाका से बाहर नहीं जाते जब तक मजबूरी ना हो। आपके दोस्त खुद किसी कारणवश रात के समय खाड़ी के पास आए थे, है ना? उसकी बातें सुनकर मैं तमतमाते हुए बोला, लेकिन वो गाइड क्या कह रहा था? राक्षस, पिशाच वगैरह? क्या मैं वही देख रहा था? इंस्पेक्टर शांत स्वर में बोला, सच क्या है ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता लगेगा, लेकिन जो हुआ है वो लिखने लायक नहीं। रिपोर्ट में बस ऐसा वैसा कुछ भी लिख देना पड़ेगा। आप लोग यहाँ से चले जाइए। अशोक के परिवार वालों के साथ कल आना। अभी वापस जाओ। होटल लौटकर मैंने विमल को सारी बातें बताई। विमल मुझसे खफा हो गया। तूने पहले क्यों नहीं बताया? क्या इन फालतू बातों पर विश्वास करता है? लेकिन विमल को मैंने आखिरी बातें नहीं बताई। उस दिन के बाद से मैं अक्सर उस आदमी को देखता हूँ। उसकी भयानक मोटी कदकाठी, असामान्य आंखें और गले में लटकता हुआ मेरा कैमरा। वह एक पल के लिए दिखता है और फिर हवा में गायब हो जाता है। उस दिन के बाद से कभी कैमरे के करीब नहीं गया। एक दिन मैं और विमल बैठे बातें कर रहे थे। अचानक विमल उठा और अपने कमरे में चला गया। जैसे मैंने विमल को आवाज दी, लेकिन तभी विमल पीछे मुड़ा। लेकिन ये विमल नहीं था, ये वही आदमी था। वही उभरी हुई आंखें और गले में लटकता हुआ मेरा कैमरा। वह किसी हिंसक सांप की तरह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसके पूरे शरीर से एक भयानक सड़ी बदबू आ रही थी। वो बदबू जैसे मेरे शरीर में समा रही हो। उसकी सांसों में एक घिनौनी हिस आवाज निकल रही थी। वो आदमी मेरी तरफ लगातार बढ़ता ही जा रहा था। मैं डर के मारे अपनी आंखें बंद करके जोर से चिल्ला उठा। तभी विमल ने मेरे कंधे पकड़कर जोर से हिलाते हुए कहा, क्या हुआ? ऐसा क्यों कर रहा है? मैंने आंखें खोली। मेरे सामने विमल खड़ा था। वो आदमी कहीं नहीं था। इस ठंडी सुबह में भी मैं पसीने से थरबतर हो गया। किसी तरह खुद को संभालते हुए बोला, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। हम किसी बड़े झमेले में फंस गए हैं। शायद मैंने एक बुरा सपना देखा है। चल, यहाँ से भाग चलते हैं। विमल आम तौर पर बहस करता, लेकिन आज सुबह से जो कुछ हमारे साथ हो रहा था उसने शायद उसे भी डरा दिया। वह गंभीर चेहरे से बोला, तू यहीं बैठ, मैं सूटकेस लेकर आता हूँ। उस समय मुझे अशोक की बहुत याद आ रही थी। उसे यहाँ अकेला छोड़कर जाना मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वहाँ से निकलना भी जरूरी था। मैंने गहरी सांसें ली और कहा, अशोक के घर में खबर देंगे ना? विमल बोला, छोड़, फोन पर सब कुछ समझाना मुश्किल होगा। घर जाकर ही बताना ठीक रहेगा। मैंने और कुछ नहीं कहा। विमल सारा सामान लेकर आया। उसमें अशोक के कपड़े भी थे। हमने होटल का बिल चुकाया और बाहर निकले। तब तक दोपहर हो चुकी थी। आज पूरे दिन हमने कुछ नहीं खाया था।
सुबह जो चाय का कप पिया था वो भी शायद पेट में खत्म हो चुका था। मैंने विमल से पूछा, कुछ खाएगा? विमल ने कहा, नहीं रे, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, बस अशोक का वो शरीर आंखों के सामने घूम रहा है। खाऊंगा तो सब बाहर आ जाएगा। अगर तुझे भूख है तो तू खा ले। मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। हम दोनों ऑटो स्टैंड पर पहुंचे। वहां सिर्फ एक ही ऑटो था। हम दोनों उसमें बैठ गए। यहाँ से स्टेशन पहुंचने में करीब 1 घंटा लगेगा। वहां से नदी पार कर लेंगे, तब जाकर शायद राहत मिलेगी। इस बार न बाघ, न मगरमच्छ, न भूत, न पिशाच, शायद कुछ भी हमारा पीछा नहीं कर पाएगा। ऑटो में बैठने के बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारे हाथ में सूटकेस देखकर शायद ऑटो ड्राइवर समझ गया कि हम स्टेशन जा रहे हैं। ऑटो तेजी से चल पड़ी। कुछ बोलने का भी मन नहीं हो रहा था। किसी और समय होता तो शायद मैं ईयरफोन लगाकर गाने सुनता, लेकिन अब उसका भी मन नहीं हो रहा। सड़क बहुत खराब थी। अपने आप को संभालना मुश्किल हो रहा था। तेज हवा चल रही थी। ठंड इतनी ज्यादा थी कि टोपी लगानी ही पड़ी। फिर भी चेहरे और नाक पर हवा की ठंडक चुभ रही थी। ऑटो जैसे पागल हो वैसी तेजी से भाग रही थी। लग रहा था कि ड्राइवर स्पीड और बढ़ा रहा है। ऑटो एक पतली सी सड़क पर चलने लगी, जहां दोनों तरफ केले के पेड़ थे। ऐसा लगा जैसे ऑटो धीरे धीरे घने जंगल के अंदर जा रही हो। जितना स्टेशन के करीब जाने की बात होनी चाहिए थी, उतना ही लग रहा था जैसे हम और अंदर जा रहे हो। सामने एक दलदल जैसा कुछ दिखा। ऑटो सीधे उसमें उतर गई। दिया और सड़े हुए पानी के ऊपर हिचकोले खाते हुए ऑटो आगे बढ़ रही थी। घड़ी में 2 बज रहे थे, लेकिन चारों तरफ पेड़ों से ढके इस इलाके में कुछ समझ नहीं आ रहा था। कानों में सिर्फ झिंगुरों की आवाज आ रही थी। मैंने विमल की तरफ देखा। उसकी आंखों और चेहरे पर हजारों सवाल थे, लेकिन दोनों का ही मूड इतना खराब था कि चुपचाप सब सह रहे थे। लेकिन अब चुप रहना शायद मुमकिन नहीं था। कल से जो कुछ हो रहा है, इसके बाद सच कहूं तो अब बात करने का मन भी नहीं था। मैंने इशारा किया कि विमल, ड्राइवर से बात कर। उसने झुककर ड्राइवर से पूछा, भाई आप कहाँ से जा रहे हैं? ये रास्ता तो जाना पहचाना नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा जैसे विमल हवा से बात कर रहा हो। ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। ऑटो वैसी ही चलती रही। सामने फिर से एक दलदल आया। चारों तरफ घुटनों तक कीचड़ और गंदा पानी। मैंने अब और चुप रहना सही नहीं समझा। आवाज तेज करके पूछा, कहाँ ले जा रहे हो? क्या आप रास्ता जानते हो? ड्राइवर बोला, हाँ हाँ, ठीक जगह ले जा रहा हूँ। तुम्हारे दोस्त के पास ही तो जाना है। और फिर अचानक ड्राइवर ने ऑटो मोड़ लिया। मैंने उसकी तरफ देखा और सन्न रह गया। वह फिर वही आदमी था। इस बार उसकी आंखें और भी डरावनी थी। उसके होठों के कोने से खून बह रहा था और उसके गले में मेरा कैमरा लटक रहा था। ऑटो धीरे धीरे सड़े हुए दलदल के पास पहुंच रही थी। मैंने विमल को धक्का देकर चिल्लाया, भाग विमल भाग! और फिर खुद भी ऑटो के दूसरी तरफ के दरवाजे से कूद गया। चलते चलते ऑटो से कूदने पर घुटनों के पास बड़ी चोट लगी थी। शायद खून भी बह रहा था, लेकिन देखने का वक्त नहीं था। मैं जोर से चिल्लाता हुआ भागा, भाग विमल भाग! विमल ने क्या किया मैंने नहीं देखा। मैं बस भागता रहा। पीछे से ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। वो विमल था या वही आदमी, देखने की हिम्मत नहीं हुई। जिस तरफ भी रास्ता मिला मैंने भागने की कोशिश की। अचानक ऐसा लगा कि किसी ने पीछे से मुझे पकड़ने की कोशिश की। डर के मारे मैं खुद को संभाल नहीं पाया और शायद एक पत्थर से बुरी तरह टकराकर नीचे गिर पड़ा। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। होश आने पर लगा कोई मेरे कंधे पकड़कर हिला रहा है। मैं सोचने लगा कि विमल ही होगा, लेकिन
अचानक एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। ओ बाबू, ओ बाबू, क्या हुआ? आप यहाँ क्यों पड़े हो? यह विमल नहीं था। यह आवाज मेरे गाइड की थी। मैंने हड़बड़ाकर उठने की कोशिश की। चारों तरफ अंधेरा था। जंगलों की झिंगरों की आवाज तेज हो रही थी। एक पैर में जूता था, दूसरा शायद दौड़ते वक्त गिर गया था। घुटने में दर्द हो रहा था, खून बह रहा था। गाइड ने इधर उधर देखकर कहा, आप तो वापस जा रहे थे, यहाँ कैसे आ गए? मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। मैंने चारों तरफ हाथ फैलाया, शायद विमल को ढूंढ रहा था। गला सूखा हुआ था। किसी तरह कहा, विमल, विमल कहाँ है? आपके साथ दूसरा लड़का था, वो कहाँ गया? गाइड ने इधर उधर देखा, फिर कहा, अरे ये तो मुश्किल हो गया। वो कहाँ गया? विमल कहीं नहीं था। मेरा दिल जैसे गले में अटक गया। किसी तरह रोने जैसी आवाज में कहा, शायद शायद उसे मार दिया उस आदमी ने। गाइड ने मेरी हालत देखी और कहा, ऐसा नहीं होगा, वो उसे खाड़ी की तरफ खींचकर ले गया होगा। चलिए मेरे साथ। चल पाएंगे? घुटना बुरी तरह से दर्द कर रहा था। मैंने खुद को संभाल कर कहा, चलूंगा। गाइड ने मुझे उठाने की कोशिश की। सीधे खड़ा होना मुश्किल था। दोनों हाथों का सहारा लेकर किसी तरह खड़ा हुआ। पैंट भीग चुकी थी, शायद खून से। गाइड ने कहा, इस पर कुछ बांधना पड़ेगा, खून की गंध से न जाने क्या खींचकर आ जाए। लेकिन उस समय वहां रुकना बेकार था। गाइड के कंधे का सहारा लेकर मैं लड़खड़ाते हुए चलने लगा। थोड़ी देर बाद ऐसा लगा जैसे मुझे सहारा नहीं दे रहा, बल्कि लगभग कंधे पर लाद कर ले जा रहा है। हम एक झाड़ियों से बड़े दलदल में उतर गए। वहां कमर तक पानी था। पानी में कीड़े मकोड़े तैर रहे थे। मैंने डर कर कहा, ये क्या है? सांप है क्या? गाइड बोला, हाँ, छोटे सांप है, कुछ नहीं करेंगे। सांप तो फिर भी जिंदा है, पिशाचे से तो बेहतर है। थोड़ी देर बाद हम खाड़ी के पास पहुंच गए। यही सुबह अशोक का शव मिला था। लेकिन अब मेरे पैर रुक गए। गाइड का सहारा छोड़कर मैं वहीं कीचड़ में बैठ गया। उसने पूछा, क्या हुआ? मैंने किसी तरह से कहा, मैं अब और नहीं चल सकता, तुम जाओ। गाइड ने कुछ नहीं कहा और मेरी तरफ देखने लगा। हाथ की टॉर्च को इधर उधर घुमाकर देखा, फिर एक बार मुझे सावधान करते हुए कहा, यहीं रहिए, अकेले कहीं मत जाइए, और घुटने को और थोड़ा टाइट करके बांध लीजिए। मैंने घुटने को अंधेरे में थपथपाते हुए देखा। जेब में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक रुमाल था। उसी से बांधा था, लेकिन वह खून रोक नहीं पाया। इतनी देर चलने के कारण शायद घाव और बढ़ गया था। रुमाल भी थोड़ा थोड़ा खून से गीला हो गया था। आदमी ने क्या समझा, कौन जाने। उसने अपनी पॉलिएस्टर की शर्ट उतारकर मुझे दे दी, फिर बोला, इसे अच्छी तरह लपेट लीजिए। उस पल मैंने सारी मर्यादा तोड़ दी थी। शर्म छोड़कर लगभग उसकी शर्ट झपट ली और अपने घुटने पर कसकर बांध ली, ताकि खून का गंध ना फैले। आदमी फिर आगे चला गया। कुछ देर तक कोई आवाज नहीं, सब कुछ असामान्य रूप से शांत हो गया। सिर्फ झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी और पानी के छोटे छोटे लहरों की हल्की आवाज। मेरी अपनी सांसों की आवाज तक मैं खुद सुन पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस सन्नाटे को सिर्फ मेरी सांसें भंग कर रही है। तभी अचानक उस सन्नाटे को एक भयावह चीख ने चीर दिया। कोई शब्द सुनाई नहीं दिया। फिर चीख सुनकर लगा जैसे किसी ने कुछ भयानक देखा है। गले की आवाज सुनकर समझ नहीं आया, लेकिन अंदाजा हुआ कि यह गाइड की आवाज है। तो क्या उसने विमल को ढूंढ लिया, और विमल भी सुबह की तरह अशोक जैसा? इससे आगे मैं कुछ नहीं सोच पाया। उठने की कोशिश की, लेकिन फिर गिर पड़ा। घिसटते हुए आगे बढ़ा। गाइड पागलों की तरह चीख रहा था। खाड़ी के पास खड़ा होकर उसकी नजर विमल पर थी। विमल गंदगी के बीच पड़ा था। एक आदमी उसकी पीठ पर बैठा था।
उसकी पीठ में चेहरा घुसाए कभी काटता तो कभी मांस का टुकड़ा नोचता। उस दृश्य को देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। कुछ पल के लिए शब्द खड़ा रहा, फिर जोर से चिल्लाया, विमल विमल। एक जूता पहले ही खो चुका था, दूसरा जूता उस पिशाच की तरफ फेंक दिया। जैसे कोई भयानक जानवर चीखता है वैसे ही आवाज निकली, लेकिन अब भी वह विमल की पीठ पर बैठा था। क्या कर रहे हो? छोड़ दो, भागो यहाँ से। आप खुद को बचाइए, अपने बारे में सोचिए। मैंने कहा, दूसरों को क्यों मार रहा है? गाइड मुझे पकड़कर रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने खुद को छुड़ाकर विमल की ओर भागा। विमल अब भी कांप रहा था, जिंदा था, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। मैंने विमल का पैर पकड़कर खींचने की कोशिश की, पर कुछ भी नहीं हुआ। तभी उस पिशाच ने मेरी तरफ देखा। आधी खाई हुई खोपड़ी, खून से सना चेहरा और उसके होठों से टपकती लार। गाइड ने कहा था, वह पहले से मरा हुआ है, इसे रोकने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और विमल को खींच लिया। गाइड ने मुझे और विमल को एक नाव में खींचकर बैठाया और कहा, जितना हो सके जोर से नाव को चलाइए। पानी के बहाव में आप तट तक पहुंच जाएंगे। कोई मछुआरा दिखे तो मदद मांगिए। फिर गाइड ने पिशाच के सामने छलांग लगा दी। अगले ही पल वह उसकी पकड़ में आ गया, लेकिन उसने कहा, मुझे मरने दीजिए, आपको बचना होगा। वह पिशाच उसके गले में दांत गड़ा चुका था। मैंने आंखें फेर ली, फिर नाव को खींचने लगा। आखिर बात जो सुनी वह गाइड की आवाज थी, आप विमल को बचा सकते हैं, भागिए। सुबह की रोशनी में मैंने खुद को एक अस्पताल में पाया। विमल का इलाज चल रहा था। वह आज भी उस रात को याद करके चीख उठता है और मैं भी उस चेहरे को कभी भूल नहीं पाया। कुछ दिन पहले एक मेले में फिर से वही चेहरा देखा। गले में मेरा कैमरा लटका था। क्या वह सच था या मेरा भ्रम? जो भी हो, अगर आप यह सुन रहे हैं तो जान लीजिए कि सुंदरबन का वह पिशाच शिकार की तलाश में है। समाप्त। तो दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे स्टोरी को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।